पुष्कर ने उस गुफा के टूटे हुए दरवाजे को 20-30 मीटर दूर फेंक दिया। पुष्कर ने देखा कि सामने एक सोने चांदी हीरे जवाहरातों का खजाना था। पुष्कर ने हैरान होते हुए कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहां इतनी सारी कीमती चीजें छिपी होंगी। वहां तरह तरह के प्राचीन बने हुए मिट्टी के बर्तन, नक्काशियां और साथ साथ कई सारे बॉक्स भी थे जिनके अंदर बहुत सारे चमकदार और खूबसूरत सोने चांदी के नेकलेस और कान की बालियां और भी कई तरह के हीरे जवाहरात थे। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में पैसे बैंक्स में रखे जाते हैं, वहीं साथ ही साथ सोना चांदी भी बैंक्स के लॉकर में रखा जाता है। इसीलिए पुष्कर को उम्मीद नहीं थी कि यहां उसे इतना ज्यादा सोना दिख जाएगा, लेकिन साथ ही साथ वह सभी चीजें बहुत ही प्राचीन और एंटीक थी, जिसकी वजह से उनकी कीमत और भी बहुत ज्यादा थी। वैसे भी ज्यादातर बड़ी और ताकतवर फैमिलीज अपने एंटीक्स को घर में ही रखती थी। पुष्कर ने एक मुकुट उठाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हाफिज स्नेक वाले पिछले कुछ सालों में बहुत खुश रहे होंगे। उस सोने का मुकुट का डिजाइन देखने पर साफ पता चल रहा था कि वो मुकुट किसी राजा का होगा। पुष्कर को लगा कि देश से बाहर के इस आइलैंड पर इस तरह का अड्डा होना बहुत ही फायदेमंद था, क्योंकि यहां रहने से पूरी दुनिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज के साथ भी व्यापार करना आसान था। अचानक ही पुष्कर को दोबारा वह खतरनाक ऑरा महसूस होने लगा, लेकिन गुफा के अंदर 2 बार छान कर देखने के बाद भी उसे किसी भी तरह का कोई मैजिक वेपन नहीं देखा। पुष्कर को बहुत अजीब लगा, क्योंकि जिस जमीन पर वह चल रहा था उसके नीचे एक और परत थी। पुष्कर समझ गया था कि हाफिज ने गैंग के लीडर ने अंडरग्राउंड भी एक सुरंग खोदी हुई होगी। इस वक्त दूर से कई सारे लोग पुष्कर के पास आने लगे। लाली इंपेशेंट होते हुए बोली, तिबिना, बहुत समय हो गया, तुम क्यों अभी भी उसे ढूंढ रही हो? वो वैसे भी बहुत ताकतवर है, वह खुद ही वापस आ जाएगा। चलो हम चलते हैं यहां से, यहां रहना बहुत खतरनाक है। देबिना की आवाज बहुत ही कमजोर थी, लेकिन उसमें एक डिटर्मिनेशन भी था। मम्मी, मेरी जिंदगी उसी ने बचाई है, और तुम सबकी भी। अब वो घाटी के अंदर गया है तो मैं उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। माना कि पुष्कर बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी मैं उसे थैंक यू बोलना चाहती हूं। अगर तुम्हें नहीं आना तो तुम यहीं वेट कर लो। लाली जोर से बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या उसने तुम्हारी जान बचाई है? तुम्हारी मां ने इतने सारे बॉडीगार्ड्स को जमा करके तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारी मां के एफर्ट्स की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत है या नहीं? अगर वह इतना ही ताकतवर था तो उसने तुम्हें किडनैप ही क्यों होने दिया? जरूर उस लड़के के दिल में कोई बुरे इरादे रहे होंगे। लाली आगे बोली, देखो जरा, कितने सारे बॉडीगार्ड्स हैं जिनको मैं लेकर आई थी, उनमें से कई तो मारे भी गए। अब उन सबके घर वालों को मुझे कितना सारा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, पता भी है तुम्हें? वैसे भी अब तुम्हें मुझे ये पैसे चुकाने में मदद करनी होगी। जो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए पैसे छोड़े हैं ना, वो तुम्हें निकालने होंगे। वो लोग ये सब बातचीत करते हुए गुफा के काफी नजदीक पहुंच गए। तभी अचानक हर कोई हैरान रह गया जब उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर इतना ज्यादा सोना था। पुष्कर अभी भी गुफा के अंदर खड़ा था और उसने पलटकर एक नजर उन सबको देखा। लाली ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, ओ माय गॉड, हम तो बहुत अमीर हो गए। इस बार हमारे हाथ बहुत ज्यादा खजाना लग गया। बाकी के बॉडीगार्ड्स भी देखकर बहुत खुश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा खजाना यहां पर छुपा हुआ होगा। लाली किसी लालची लोमड़ी की तरह पगलाते हुए बोली, ये सभी के सभी एंटिक्स सब हमारे हुए। लाली को अपनी चोटों का भी ख्याल नहीं था और वह तुरंत भागते हुए गुफा में घुस गई और वह सोना चांदी अपने हाथों में उठाने लगी। लाली चिल्ला रही थी, ओह माय गॉड, यह एंटिक तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों में बिकेगा। भले ही लाली मेयर की बीवी थी, लेकिन पैसों के मामले में वह बहुत कंजूस थी। वो कभी भी बहुत खतरनाक और महंगी चीज नहीं खरीदती थी, क्योंकि उसे डर होता था कि कहीं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। लेकिन उसकी सारी दिल की इच्छाएं आज अचानक ही बाहर निकल कर आ रही थी। लाली को लग रहा था कि इतना बड़ा खजाना जब उसे मिलेगा तो मेयर क्या चीज थी, उसको तो वह एक झटके में तलाक दे सकती थी। रुको, पुष्कर ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। लाली अचानक ही अपनी जगह पर रुक गई, लेकिन अगले ही पल वह दोबारा सोना चांदी समेटने लगी। यह देखकर देवीना भी अपनी मां को रुकने के लिए कहने लगी,
अचानक ही पुष्कर की आंखों में गुस्से की एक झलक आई और उसने हवा में दूर से ही एक जोरदार फूंक मारी। उस फूंक से लाली उड़ते हुए सीधे गुफा के बाहर जा गिरी। उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत उसे उठाने के लिए भागे। वो बॉडीगार्ड्स पुष्कर को गुस्से से देख तो रहे थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वह अंदर जाकर उसका कुछ भी बिगाड़ सके। लाली ने गुस्से से पुष्कर की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, पुष्कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं मेयर की बीवी हूं। लाली का चेहरा दर्द के मारे सूज चुका था। देवीना ने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, मम्मी, ये सब हरकतें मत करो प्लीज। देवीना नहीं चाहती थी कि उसकी मां पुष्कर के आगे इस तरह का बिहेवियर दिखाए। लाली ने झट से कहा, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन पुष्कर, माना कि तुम बहुत ताकतवर हो और हाफिज वालों की बुरी ताकतों को भी तुमने हरा दिया, इस बात का क्रेडिट मैं तुम्हें देती हूं, लेकिन यह सारा खजाना तुम्हारा अकेले का नहीं है, हम सबका इसमें हिस्सा है और मैं मेयर की वाइफ हूं। मेरा सबसे हाईएस्ट स्टेटस है, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा मेरा है। लाली उठकर अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए आगे बोली, तुमने यहां इतने सारे लोगों को मारा है, तुम जानते भी हो कितनी बड़ी सजा होगी तुम्हें। मेरे बिना तुम एक झटके में पुलिस के चंगुल में फंस जाओगे और फिर सीधे तुम्हें गोली मार दी जाएगी। लेकिन मैं मेयर की बीवी हूं, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मेरे बहुत कनेक्शंस भी हैं। अगर तुम मेरी बात चुपचाप मान लो तो मैं तुम्हें जेल से छुड़ा लूंगी और साथ ही साथ तुम अमीर भी हो जाओगे। पुष्कर ने धीमे से कहा, तुम सबकी जिंदगी मेरी वजह से बची हुई है, इसलिए तुम लोगों को मेरे आगे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। लाली ने कहा, तुम, इसका मतलब है कि तुम गोली खाकर मरना चाहते हो, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। तुम पुलिस और आर्मी को तो नहीं हरा सकते हो, है ना? वैसे भी मैं ज्यादा नहीं मांग रही। देखो, यहां मेरे पास 6 लोग हैं और 2 लोग गेट के पास भी हैं। टोटल 8 लोग हो गए, तो हर एक इंसान को खजाने का 10% मिलेगा। उस हिसाब से तुम्हें और मोटे को मिला 20% और हम 8 को मिला 80%। और इस बात की गारंटी मैं दूंगी कि एक बार तुम खजाना लेकर जाओगे तो कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, कोई पुलिस तुम्हें नहीं ढूंढेगी। लाली बोलते बोलते और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगी। तुम कसम वालों को अंडर एस्टिमेट मत करना, यहां इतनी बड़ी घटना हुई है, सरकार के लोगों को तो पता चल ही गया होगा। कुछ बड़ी फैमिली के लोग भी यहां आए हुए थे, वो पक्का किसी ना किसी को भेजेंगे चेकिंग करने। तुम अभी मेरी बात मान लो, मैं 80% गारंटी दे सकती हूं तुम बच जाओगे, और अगर जेल हुई भी तो 2 साल के अंदर अंदर मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। उसके बाद तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करके किसी और देश में चले जाना। पुष्कर ने हवा में ही दूर से दोबारा एक फूंक लाली के मुंह पर मारते हुए कहा, शोर मत कर। इस वक्त देवीना अपनी मां और पुष्कर के बीच में सैंडविच की तरह फंस चुकी थी। देवीना रोते हुए पुष्कर से बोली, पुष्कर प्लीज मेरी मम्मी को माफ कर दो, मम्मी बहुत हो गया, और बकवास मत करो, हमारा इसमें कोई भी हिस्सा नहीं है। लेकिन लाली तो और भी ज्यादा खूंखार हो चुकी थी और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, व्हाट, यू कॉल योरसेल्फ माय डॉटर? तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम पहले बाहर वालों के साथ मिल गई हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पैदा होते ही तुम्हें अपने से दूर भेजती। तुम मेरे किसी काम की हो? बोलो। देवीना ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह वहीं खड़ी होकर रोती रही। यह पहली बार नहीं था जब उसकी मां ने उसके खिलाफ ऐसे हर्टफुल शब्दों का इस्तेमाल किया था। देवीना हमेशा अपनी मां के प्रति उसके बिहेवियर को एक्सक्यूज करने के लिए बहाना ढूंढती रहती थी। अभी भी वह सिर्फ अपनी मां की सुरक्षा का सोच रही थी। लाली ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ठीक है पुष्कर, तुम रुको, बस तुम देखते जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां आराम से बैठकर अपनी ताकत के दम पर मेरा खजाना मुझसे चुरा लोगे? लाली इस वक्त गुस्से से इतनी पागल हो रही थी कि उसने तुरंत नाटू को पुष्कर से लड़ने के लिए बुलाने का सोचा। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर वह जानती थी कि उसे नाटू के साथ कोऑपरेट करना था, क्योंकि नाटू के पास ज्यादा बॉडीगार्ड्स थे। लाली नाटू को बुलाने के लिए 2-3 कदम आगे बढ़ी ही थी कि अचानक ही उसके मुंह में से काले खून की उल्टी हुई और उसके पूरे शरीर में जोरदार दर्द होने लगा। देवीना ने घबराते हुए कहा, मम्मी ज्यादा हिलो मत, तुम्हारे हाथ पर ऐसे निशान कैसे बन गए? क्या तुम भी उस पॉइजनस गैस की चपेट में आ गई थी? देवीना ने भी अपनी आंखों से देखा था कि वो गैस किसी भी इंसान का कितना बुरा हाल कर सकती थी। लाली ने अपने हाथों के निशान देखे तो खौफ में आकर बोली, इम्पॉसिबल, मैंने तो अपना मुंह बंद कर लिया था, उसमें से बिल्कुल भी गैस मैंने अंदर नहीं ली, फिर मेरे शरीर में जहर कैसे गया? मैं मरना नहीं चाहती, बेटी प्लीज मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। यह नजारा देखकर हर कोई घबरा चुका था। हर किसी को लग रहा था कि अगर उन्होंने भी कहीं जहरीली गैस को सांस में ले लिया होगा तो वह भी तुरंत मारे जाएंगे।
अब क्या करें, डिटॉक्सिफाई करने का क्या तरीका है? हर कोई यही सोच रहा था और हर किसी के दिमाग में इस वक्त केवल एक ही इंसान का ख्याल आ रहा था। अचानक ही लाली का शरीर बिल्कुल अकड़ सा गया और उसने गुफा के अंदर खड़े पुष्कर की ओर घूरते हुए देखा। पूरे आइलैंड पर ऐसा कौन था जो लाली के शरीर में से जहर डिटॉक्स करवा सकता था? केवल एक इंसान, जिसका नाम था पुष्कर श्रीवास्तव। देवीना ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पुष्कर, क्या तुम मेरी मम्मी की जान बचा सकते हो? प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज उनकी जान बचा लो। देवीना जानती थी कि इस तरह के जहर को डिटॉक्स करने में अगर देर की गई तो शायद लाली की मौत भी हो सकती थी। इस वक्त लाली के पूरे शरीर में बहुत ही खतरनाक जलनशील दर्द हो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था और अभी तक उसके चेहरे पर जो घमंड था वो मौत के नाम से ही उड़ चुका था। लाली ने अपना मुंह माफी मांगने के लिए खोला, लेकिन कुछ पलों पहले ही वह जोर जोर से चिल्लाकर पुष्कर को धमकियां दे रही थी, इसलिए अब वह खुद को माफी मांगने के काबिल भी नहीं समझ रही थी। तभी एक बॉडीगार्ड ने आकर बताया कि एक फैमिली जो कि गेट के बाहर खड़ी थी, उन्होंने ऑलरेडी हेल्प के लिए फोन कर दिया था और कोई डॉक्टर भी बहुत जल्दी ही आने वाला था जो कि लाली की जान बचा सकता था। लाली भी इस बारे में सोचकर चुपचाप अपनी बेटी को पुष्कर से मदद मांगते हुए देखने लगी और ऐसे जताने लगी जैसे कि उसका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। पुष्कर ने गहरी आवाज में कहा, देवीना, तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी जान नहीं बचाऊंगा। देवीना ने दुखी होते हुए कहा, नहीं पुष्कर, प्लीज, माना कि मैंने कभी भी किसी भी चीज में तुम्हारी कोई मदद नहीं की और मेरी मम्मी ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत भी था, लेकिन वह सब कुछ मम्मी ने केवल मुझे बचाने के लिए किया था। प्लीज, मैं अपनी मम्मी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। देवीना अपने घुटनों पर आकर मदद मांग रही थी। चाहे कोई मां बाप कितने भी बुरे क्यों ना हो, एक बच्चा अपने मां बाप को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। और वैसे भी देवीना को बचाने के लिए लाली इतनी दूर समंदर पार करके आई थी, इतने सारे खतरों के बावजूद भी। क्या पुष्कर लाली की जान बचाएगा? पुष्कर उस खजाने का क्या करने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।